तो ये वर्क रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें वर्क प्लेस डिजाइन, जैसे अभी हमने बात की कि जो भी आपका वर्क प्लेस है, शायद वो आपका जो कन्वेयर का भी पॉइंट हो सकता है, वो आपके लिए वर्क प्लेस हो सकता है, किसी का वेल्डिंग का वर्क प्लेस हो सकता है, किसी का सिर्फ टेबल टॉप मॉडल जो है यानी डेस्कटॉप वो हो सकता है, या फिर किसी का जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग एक्टिविटी कंटिन्यू बेसिस पे हो सकती है। तो हर एक का वर्क प्लेस अलग रहेगा, इसलिए हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज है, उस हिसाब से आपका जो वर्क प्लेस है वो ठीक तरह से डिजाइन होना चाहिए, यानी आपके जो एमएसडी ओरिएंटेड जो आपको कंप्लायंस है वो मिनिमाइज होनी चाहिए। तो आपकी बॉडी की कैपेबिलिटीज क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे अगर आप देखते होंगे तो जहां पर भी हेवी वर्क होता है या फिर रिपीटेशंस ऑफ वर्क होता है, तो वहां पे एनर्जेटिक यानी 20 to 25 ईयर्स के जो नॉर्मल मेल कैंडिडेट होते हैं वही वो काम करते हैं। इवन अब अगर आप मिलिट्री की भी बात देखेंगे तो मिलिट्रीज में भी ये एज क्राइटेरिया है और आपको नॉर्मली 16 ईयर्स तक ही आपको सर्विस करनी होती है। तो ये 16 ईयर्स तक सर्विस का भी कुछ लॉजिक है, इसीलिए ये सब काम, क्योंकि आपको शायद कहीं पे हाई टेम्परेचर पे काम करना पड़ता है, कहीं पे बहुत लो टेम्परेचर पे काम करना पड़ता है, यानी कि -डिग्री सेल्सियस में भी काम करना पड़ता है, कहीं पे आपको हाइट पे काम करना पड़ता है, कहीं पे आपको अंडरग्राउंड में काम करना पड़ता है। तो मिलिट्री कंडीशंस अगर आप देखेंगे तो उसी हिसाब से वो वर्क ग्रुप जो है वो मेल कैंडिडेट के हिसाब से और जो एज ग्रुप है उसी हिसाब से उनको डिजाइन किया है और उनको परमिशन दी जाती है। और उसके बाद में जैसे ही एज हायर साइड में चला जाता है तो आपके लिमिटेशंस, आपके जो कैपेबिलिटीज है वो भी कैपेबिलिटीज जो है वो मिनिमाइज हो सकती है, और इसी हिसाब से आपको वर्कआउट करना चाहिए और उसी हिसाब से आपका जो वर्क कल्चर है वो भी चेंज करना चाहिए। अगर आपकी कैपेबिलिटीज कम होती है तो ऑब्वियसली आपका जो रूटीन शेड्यूल है या फिर वर्किंग टाइम है या फिर वर्किंग स्टाइल है उसमें चेंज करना चाहिए। तो ये सिचुएशन के हिसाब से आपको वर्कआउट करना है, उसी हिसाब से आपको वर्क प्लेस डिजाइन करना है, वर्क स्टेज डिजाइन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी आपको रिएक्ट करेगी कि आपको जब कंफर्टेबल फील होगा तो वही आपका वर्क स्टेशन डिजाइन अच्छी तरह से हुआ, ये आपको इंडिकेशन मिलता है। तो ये आपको वर्क स्टेशन डिजाइन अगर आपका अच्छा नहीं है, उस हिसाब से आपको अगर बॉडी कुछ अलग अलग इंडिकेशन देती है तो ये रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो सकते हैं। तो अगर एर्गोनॉमिक रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल कोई 4 व्हीलर है और कोई जो कुछ ब्रांडेड व्हीकल वहां पे है, तो उसके सीट पोजीशन से ही आपको पता चलता है। जैसे कि अगर आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे व्हीकल्स यानी कि कार्स भी यहाँ पे ऐसे हैं जो एर्गोनॉमिक डिजाइन बेस्ड सीट यहाँ पे रहते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आप नॉर्मली 10 लाख प्लस वाले जो व्हीकल्स है उसमें देखेंगे तो अभी आपको वो सेल्समैन भी बताएगा कि ये एर्गोनॉमिक ओरिएंटेड डिजाइन यहाँ पे किए, यानी कि आपकी ओवरऑल बॉडी कंफर्टेबली वहां पे फिट हो सकती है, उस हिसाब से उसके सीट डिजाइन किए हैं, उस हिसाब से उसका कुशन रहेगा, उसकी डेंसिटी रहेगी, उसकी जो हाइट है या फिर उसकी जो मूवमेंट है वो प्लस माइनस करने की फ्लेक्सिबिलिटी, ये सभी बातों का यहाँ पे ध्यान दिया होगा। सिर्फ वहां पे क्या होगा कि वहां पे कॉस्टिंग एडिशन होगी, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी इफिशियंसी बढ़ती है तो यहाँ पे वो कॉस्टिंग आपके लिए ठीक है। तो ये बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको कम से कम रिस्क फैक्टर्स लेने चाहिए और वर्क प्लेस डिजाइन या वर्क स्टेशन डिजाइन अच्छी तरह से करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एर्गोनॉमिक रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात किए। तो यहाँ पे प्राइमरी रिस्क फैक्टर होता है हाई टास्क रिपीटेशन। तो बहुत सारे ऐसे काम है इंडस्ट्रीज में जो रिपीटेटिव रहते हैं, तो अगर उसका रिपीटेशन हो जाएगा तो शायद आपको दूर से लगेगा कि ये तो नॉर्मल काम लग रहा है, लेकिन जैसे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो ये काम बहुत डिफिकल्ट बनता जाएगा। जैसे अगर आपको कुछ लिफ्टिंग करने के लिए बोला है और वहां पे मूवमेंट करने के लिए बोला है, जैसे अगर आपको बताया है कि ये 2 kg का कुछ मटेरियल है, ये 2 kg का मटेरियल यहाँ से वहां या कुछ मीटर्स तक लेके जाना है मैन्युअली, और किसी ने देखा तो उनको लगेगा कि ये 2 kg का मटेरियल यहाँ से लेके जाना ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको कहा गया कि ये ऐसे 1000 मटेरियल है यहाँ पे और आपको दिन भर में ये 1000 मटेरियल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है, तो वहां पे रिपीटेटिव
स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एमएसडी होने के चांसेस। तो ये टास्क पे डिपेंड है कि रिपीटेशन कितना हो रहा है या फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है, और उस पोजीशन में भी आपके अगर कुछ ऑकवर्ड पोस्चर होंगे तो ये भी और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। जैसे अगर आप जो ग्राउंड से कुछ आप लिफ्ट करते होंगे तो आपकी जो बॉडी है वो बॉडी की मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, आपने सब्सटेंस कैसे लिफ्ट करना चाहिए या मटेरियल कैसे लिफ्ट करना चाहिए, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे लोअर बैक या बैक पेन के चांसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं। उसके अलावा जो फोर्सफुल एक्सर्शन है, जैसे कि हमने बात की थी कि लोड्स अगर आपके हेवी है और वो आपको मसल्स पे स्ट्रेन डेवलप करते होंगे तो ये भी आपको मिनिमाइज करना चाहिए, या फिर यहाँ पे ये रिस्क बढ़ सकती है। तो ये फटीग यहाँ पे आ सकता है जिसकी वजह से एमएसडी यहाँ पे चांसेस होंगे। उसके अलावा है रिपीटेटिव और सस्टेन ऑकवर्ड पोस्चर। तो ये जैसे हमने बात की थी, यहाँ पे अगर आपकी बॉडी ट्विस्ट होती है या फिर बॉडी की मूवमेंट 90 डिग्री में होती है, या फिर कोई ऐसा कुछ आपको काम करना है या एक्टिविटी करनी है जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल बॉडी जो नॉर्मल पोजीशन में रहती है वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेगी, तो यहाँ पे ये ऑकवर्ड पोजीशन की वजह से, ऑकवर्ड पोस्चर की वजह से भी यहाँ पे रिस्क डेवलप होगी। और ये रिस्क टेम्पररी बेसिस पे हो सकती है, इवन कुछ जगह यहाँ पे ये कंटिन्यू बेसिस पे अगर होगी तो ये परमानेंट भी हो सकती है। तो ये अगर आपको रिकवरी टाइम या जिसको हम कहेंगे ब्रेक्स लेना चाहिए, या अगर आपने ब्रेक नहीं लिए तो यहाँ पे आपकी ओवरऑल मसल की जो स्ट्रेंथ है वो रिकवर नहीं हो पाएगी और आप जो काम कर रहे थे वो रिपीटेटिव उसी इफिशियंसी से वो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी रिस्क डेवलप हो सकती है ऑकवर्ड पोस्चर की वजह से, रिपीटेशन की वजह से, या फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर फ्रीक्वेंसी हायर साइड में रहती है उसकी वजह से। तो ये कॉमन सेंस भी कुछ याद रखने हैं आपको, जैसे कि अगर यहाँ पे हाई टास्क रिपीटेशन है या फिर फोर्स है, फुल एक्सर्शन से या रिपीटेटिव ऑकवर्ड पोस्चर से, तो यहाँ पे आपकी बॉडी खुद आपको बताती है कि यहाँ पे आपको अभी स्टॉप करना चाहिए या पॉज लेना चाहिए या ब्रेक लेना चाहिए। और ये ब्रेक क्यों लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो भी नॉर्मल पोजीशन थी उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप हो चुकी है, कुछ स्ट्रेंस आपको इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो रिकवर करने के लिए आपको ये ब्रेक लेना जरूरी है। तो अगर ये इम्बैलेंसिंग आप कंटिन्यू बेसिस पे करते हैं और इम्बैलेंसिंग रखते हुए अगर आपने काम स्टार्ट किया या कंटिन्यू किया तो यहाँ पे एमएसडी के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके रिस्क फैक्टर आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स क्या है, जैसे अभी हमने बात की थी कि जो पर्सन है वो पर्सन ओरिएंटेड भी कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है और उसके ओरिएंटेड भी यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर ऐड हो सकते हैं। तो जैसे अगर आपने कुछ प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज अप्लाई नहीं की या फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए, या फिर आपने गेस्चर पोस्चर ठीक तरह से नहीं लिए, या फिर आपको जो फ्रीक्वेंसी बताई गई है उससे ज्यादा आप काम कर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल रिलेटेड रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे वर्क प्लेस रिस्क फैक्टर्स भी आपको देखना है, इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स भी देखना है, इसकी बैलेंसिंग भी रखना है। अगर ये आपका इम्बैलेंस हो जाता है वर्क रिलेटेड और इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स, तो यहाँ पे ये गारंटेड कन्वर्ट होने वाला है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में। तो ये इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स में स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो ये पुअर वर्क प्रैक्टिसेस हो सकती है, पुअर ओवरऑल हेल्थ हैबिट्स हो सकती है, पुअर रेस्ट एंड रिकवरी भी हो सकती है। जैसे अगर आपको ब्रेक्स नहीं मिलते हैं तो ये रेस्ट के लिए या रिकवरी टाइम के लिए ये सफिशिएंट टाइम नहीं होगा, या फिर आपकी जो हेल्थ हैबिट्स है जैसे कि अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, या फिर आप ठीक तरह से जो नॉर्मली न्यूट्रिशनल डाइट जिसको कहेंगे, मिनिमम न्यूट्रिशन जिसके आप खाना चाहिए वो अगर यहाँ पे नहीं प्रोवाइड होते हैं, वहां पर भी इश्यूज हो सकते हैं। या फिर अगर आपको बैड हैबिट्स है जैसे कि स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम और सीवियर होते जाएगा। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है और उसी हिसाब से उसकी रिकवरी भी हो सकती है। जैसे अभी हमने बात की थी कि ये न्यूट्रिशन के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए
फिटनेस का भी ध्यान रखना चाहिए और हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की थी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस ओरिएंटेड या हाई टेम्परेचर ओरिएंटेड, या फिर अगर आपका रीजन ही ऐसा है जहाँ पे हाई टेम्परेचर नॉर्मली होता है तो वहां पर आपको कंटिन्यू बॉडी हाइड्रेट भी रखनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड है। अगर ये आपने बातें याद नहीं रखी या फॉलो नहीं की तो यहाँ पे गारंटेड ये वापस एमएसडी में कन्वर्ट होने वाली है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमएसडीएस में क्या होता है, जैसे अभी कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि ये काम कर सकता है तो यही सेम काम मैं भी कर सकूंगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे अभी हमें पता है कि अगर कोई बंदा 20 साल से कंटिन्यू बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करता है, इसका ये रूटीन है, उसका फिजिकल फिटनेस अच्छा है, या फिर उसको कोई बैड हैबिट्स भी नहीं है, उसका न्यूट्रिशन डाइट भी अच्छा है, या फिर वो कंटिन्यू बॉडी को हाइड्रेट भी करता है, और उसको जो मेन वर्क है वो वर्क ओरिएंटेड जो भी उसके गेस्चर पोस्चर्स होंगे वो भी अच्छी तरह से होंगे, तो यहाँ पर ये कंपैरिजन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता है कि उसका फिजिकल फिटनेस या उसका रूटीन क्या है और वो क्या काम कर रहा है। वही सेम काम आप नहीं कर पाएंगे शायद, या फिर उससे अच्छा भी काम कर सकते हैं। इसीलिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिपेंड रहेगा। ये जेंडर पे भी मैटर होता है। जैसे अभी हमने बताया कि अगर हेवी वर्क का इश्यू है, हाई टेम्परेचर पे काम करना है, या फिर वर्किंग एट हाइट केस है, या अंडरग्राउंड काम करना है, तो मेनली इसमें जो मेल कैंडिडेट्स है उनको ही प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि ओवरऑल जो बॉडी है उसके हिसाब से ही इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके अलावा ओबेसिटी भी एक फैक्टर है। अगर आप ओवरवेट होते हैं तो ओवरवेट की वजह से भी आपकी एनर्जी या फिर जो ओवरऑल काम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है वो भी कम हो सकती है, और ओबेसिटी की वजह से आपके जो पेन है, जैसे कि स्पेशली लोअर बैक पेन जो है वो हायर साइड है, क्योंकि ओवरवेट की वजह से वो ओवरऑल बॉडी का वेट बैक पे चला जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे लोअर बैक पेन के इश्यूज आपको हो सकते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे क्रोनिक डिसीज में भी कन्वर्ट हो सकती है। जैसे हमने बात की थी कि अगर आपको कुछ फैक्टर्स या कुछ आपकी बॉडी इंडिकेट करती है कि यहाँ पे रिस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, नीज में प्रॉब्लम हो रहा है, या बैक में प्रॉब्लम हो रहा है, नेक में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ये निगलेक्ट किया आपने तो ये क्रोनिक डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा कुछ वर्क की डिमांड्स भी होती है। जैसे हमने डेली लाइफ में आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स में कुछ पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर कुछ घर का काम करना चाहिए, या फिजिकल स्ट्रेसेस जहाँ पे डेवलप होते हैं उसको रिलैक्स करना चाहिए, या जो मसल्स होते हैं वो मसल रिलैक्सेशन के लिए, या बोन्स या स्केलेटन टिश्यूज ओरिएंटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको स्ट्रेच करके, कुछ स्ट्रेच एक्सरसाइजेस यूज करके भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। उसके अलावा जो कुछ नर्व रिलेटेड टिश्यूज या नर्व टिश्यूज जो होंगे, या फिर कुछ डिसीजेस होने के चांसेस होंगे, जैसे कि यहाँ पे रूमेटाइड आर्थराइटिस होगा, या गाउट होगा, या लूपस होगा, या डायबिटीज होगा, ये बहुत सारे डिसीजेस यहाँ पे होने के चांसेस होंगे अगर आपने इनिशियल स्टेज में उसका ध्यान नहीं रखा। उसके अलावा एज पे भी डिपेंड है, जेंडर पे भी डिपेंड है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी डिपेंड है, और ये इथनिसिटी पे भी डिपेंड्स है कि यहाँ पे रिस्क क्या क्या हो सकता है। तो ये अलग अलग रिस्क फैक्टर्स भी है। उसके अलावा आपको अगर स्मोकिंग की आदत है ये आपने अवॉइड करना चाहिए, अगर आपको ड्रिंकिंग की आदत है ये अवॉइड करना चाहिए, और जो आपको मसल की स्ट्रेंथ है ये आपको डेवलप करनी चाहिए, फिटनेस आपको डेवलप करना चाहिए, आपको हेल्थ हैबिट्स अच्छी लगानी चाहिए, और ओबेसिटी अगर होगी तो वो भी कम करनी चाहिए। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ गाइडलाइंस है, और यहाँ पे ये जनरल गाइडलाइंस है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स अवॉइड करने के लिए। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे वर्क रिलेटेड कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ये रिस्क फैक्टर का आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, ऑब्जर्वेशंस करना है, मेजरमेंट्स करने हैं, और फिर इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे उसके रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ स्टडी करना चाहिए। जैसे अगर आपने कुछ गेस्चर्स या पोस्चर्स आपने कुछ चेंज किए, और अगर आपको लगता है कि पहले से अभी कंफर्टेबल है, तो उस हिसाब से आपको बॉडी मूवमेंट रखनी चाहिए, या फिर आपके बॉडी का ओवरऑल पोस्चर उस हिसाब से रखना चाहिए। अगर आप ब्रेक नहीं लेते होंगे, और फिर अगर आप ब्रेक लेने के बाद आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आपको कंफर्टेबल फील होता है, तो वो ब्रेक्स लेना भी जरूरी होगा।
तो ये अलग अलग प्रिकॉशनरी मेजर्स है। इसमें स्पेशली हेवी वर्क आपको कंटिन्यू बेसिस पे अवॉइड करना है, रेपिटेशन कंटिन्यू अवॉइड करना है, या फिर अगर आपके जो फोकस है वो फोकस 100% यहाँ पे रखना है। जो भी आपके एफर्ट्स होंगे या फिर आपके अगर ओवर एक्सर्शन होगा वो अवॉइड करना है, ओवर टाइम होगा वो भी अवॉइड करना है। और जो हेल्थ हैबिट्स के लिए या फिर जो फिटनेस मेंटेन रखने के लिए जो भी आपको पॉजिटिव बातें आपको करनी चाहिए वो यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, और जो बैड हैबिट्स है उसको अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका ओवरऑल हेल्थ का फिटनेस है वो अच्छा होगा और जिसकी वजह से MSDs अवॉइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रिवेंशन की बातें में जैसे हमने बात की थी कि हार्ड वर्क आपको अवॉइड करना है। अगर हार्ड वर्क का जो कैपेसिटी था आपका शायद 10-15 साल पहले वो कैपेसिटी होगा, लेकिन अभी कैपेबिलिटी एज वाइज भी चेंज होती है, उसी हिसाब से आपको वो वर्क अवॉइड करना चाहिए या सॉफ्ट वर्क आपको अभी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो हार्ड वर्क करते होंगे उनको कुछ दिनों के बाद ये रोटेशन चेंज करना चाहिए या फिर काम चेंज करना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहिए, तो ही आपके जो मसल में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे या स्केलेटल के इश्यूज होंगे वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी जो बातें हैं वो सभी बातें प्रिवेंशन इज प्रोएक्टिव इसके ओरिएंटेड ही है, क्योंकि अगर आप प्रिवेंशन लेंगे या फिर इनिशियल स्टेजेस में आप आइडेंटिफाई करके उसमें सॉर्ट आउट करेंगे तो ही ये सिंप्लीफाइड होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको कुछ ना कुछ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, चाहे वो स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले डॉक्टर हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस ओरिएंटेड डॉक्टर्स हो, या फिर कोई जो बोन्स ओरिएंटेड डॉक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑर्थो ओरिएंटेड भी स्पेशलिस्ट हो सकता है। तो ये अलग अलग डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगी, डिपेंड से आपकी कंडीशन क्या है। तो अगर आपने प्रोएक्टिव बेसिस पे काम किया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, अगर इस हिसाब से अगर आपने किया है, एर्गोनॉमिक डिजाइन ओरिएंटेड आपने अगर अच्छा सोचा है, तो MSD यहाँ पे अवॉइड हो सकता है।